स्वागत है आप सबका आर्या सिंधी अकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में इसके पहले हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि कवियों को पढ़ के समाप्त कर लिया है। तो आज द्विवेदी युग पे लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सत्यनारायण कविरत्न जी को। तो चलिए, इनका जन्म 1880 ईस्वी में जिला अलीगढ़ के सराय नामक गाँव में हुआ था। इनको ताजमहल के बाबा रघुवर दास ने पाल पोस कर बड़ा किया था। इन्हें कविरत्न की उपाधि 1909 ईस्वी में इनकी रचना हृदय तरंग पर प्राप्त हुई थी। जैसे प्रश्न हो सकता है कि कविरत्न की उपाधि इनको किस रचना पे प्राप्त हुई? तो हृदय तरंग पे। हृदय तरंग रचना में प्रेम के दोनों रूपों को देखने का सौभाग्य मिलता है। एक और स्वकीय परिक्रिया के प्रेम, जिसमें राष्ट्रीय प्रेम उज्ज्वल बिंदु को किया गया है, जिसमें हृदय तरंग में उनकी कई रचनाएं संग्रहित है, परंतु उनकी ख्याति का आधार, कविरत्न जी की ख्याति का आधार उनकी रचना प्रेमकली, भ्रमरदूत नामक रचनाएं, कविताएं रही है। जैसे प्रश्न हो सकता है कि प्रेमकली किसकी रचना है? तो कविरत्न सत्यनारायण जी का है। इसके आगे चलिए बढ़ते हैं। इस रचना में प्रेम के उद्भव का कारक क्या है? प्रकृति, वस्तु, जगत, मनुष्य को माना गया है। उद्भव का कारक क्या माना गया है? प्रकृति, वस्तु, जगत व मनुष्य को माना गया है। जिस प्रकार से भक्ति को प्राप्त करने के लिए तुलसी ने 4 घाट बताए हैं, उसी प्रकार कविरत्न जी ने भी 4 घाट बताए हैं। कौन कौन से हैं? ज्ञान घाट, उपासना घाट, पारंपरिक घाट, कर्म घाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार प्रेम को पाने के लिए प्रकृति, वस्तु, जगत, मनुष्य के विधान को उचित ठहराया गया है। इनकी रचना है भ्रमरदूत। यह कैसी रचना है? यह एक राष्ट्रीय परक रचना है। पारक ही परक है। कैसी रचना है भ्रमरदूत? एक राष्ट्रीय परक रचना है। श्री कृष्ण को लोकनायक के साथ साथ राष्ट्र परक भी प्रदर्शित किया गया है। ऐसे प्रश्न हो सकता है कि कविरत्न की किस रचना में कृष्ण को लोकनायक के साथ साथ राष्ट्र परक भी प्रदर्शित किया गया है? किस रचना में? तो भ्रमरदूत में। चलिए अब दूसरे कवि को देखते आगे बढ़ते हैं। देखिए द्विवेदी युग कवि ठाकुर गोपाल शरण सिंह। ये रीवा के जयगढ़ी के राजा थे। कहाँ के राजा थे? जयगढ़ी के राजा थे। कौन थे? ठाकुर गोपाल शरण सिंह। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? माधवी, कालजयी। और ये दोनों रचनाएं ब्रजभाषा में लिखी गई है। अब देखिए प्रताप नारायण पुरोहित। 2 मुश्त लगा लीजिए। सन 1933 ईस्वी में रोला और हरिगीतिका छंद का प्रयोग करते हुए 19 सर्गों में नल नरेश नामक महाकाव्य को ब्रजभाषा में लिखा। जैसे प्रश्न बन सकता है कि नल नरेश किसकी रचना है? तो किसकी है? तो पुरोहित। किसकी रचना है? तो पुरोहित। और ये पूछ सकता है कि नल नरेश में कितने सर्ग है? तो 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग। कैसा काव्य है? महाकाव्य है। कैसा काव्य? नल नरेश महाकाव्य है। किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द्वारिका प्रसाद मिश्र को। गुमान कवि नहीं है, कवि है। गुमान कवि केशव के विरोध में तुलसी के सहयोग में रामचंद्रिका से बड़ा ग्रंथ था कृष्ण चंद्रिका लिख डाला। जैसे रामचंद्रिका किसकी रचना थी? तो केशवदास की रचना रामचंद्रिका थी। और इसके विरोध में गुमान कवि ने कौन सी रचना की थी? कृष्ण चंद्रिका, जो रामचंद्रिका से बड़ी थी। और किसके सहयोग में किया था? तो तुलसीदास के सहयोग में किया था। गुमान कवि से प्रेरित होते हुए 1934 ईस्वी में द्वारिका प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन नामक महाकाव्य ब्रजभाषा में लिखा। जैसे प्रश्न मिल सकता है कि कृष्णायन किसकी रचना है? तो द्वारिका प्रसाद की। और वह कैसा काव्य है? तो महाकाव्य। किस भाषा में लिखित है? तो ब्रजभाषा में। मैथिली शरण के प्रेरणा से उत्साहित होकर बलदेव प्रसाद मिश्र ने 1946 में साकेत संत नामक महाकाव्य ब्रजभाषा में लिखा। जैसे प्रश्न बनेगा कि साकेत संत किसकी रचना है? तो बलदेव प्रसाद मिश्र की। और ये कैसा काव्य है? तो महाकाव्य है। किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ब्रजभाषा में। अब देखते हैं उदय शंकर भट्ट जी को। ब्रजभाषा का प्रयोग करते हुए तक्षशिला नामक महाकाव्य को
सन 1931 में लिखे। इसमें क्या प्रश्न याद रखिएगा, तक्षशिला ये मोस्ट है, मोस्ट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस इनकी रचना याद करिएगा और कैसा काव्य था तो महाकाव्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्याम नारायण पांडे ये इस युग के सक्रिय कवि थे। सक्रिय कवि थे, क्या थे? सक्रिय कवि थे। आधुनिक काल का चारण कवि कहा गया, इनको क्या कहा गया था? आधुनिक काल का चारण कवि। कैसे प्रश्न सकता है कि द्विवेदी युग के किस कवि को चारण कवि कहा गया? तो श्याम नारायण पांडे जी को कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी के सुविख्यात वीर रस के कवि थे। ये हिंदी के सुविख्यात वीर रस के कवि थे। इनकी रचनाएं देखिए कौन कौन सी है? हल्दी घाटी, जोहर, गोरावत, जय हनुमान, शिवाजी, तुमुल, त्रेता के दो वीर, ये मोस्ट रचना इनकी है। तुमुल भी मोस्ट, इसको याद रखिएगा, और हल्दी घाटी भी कई बार पूछा गया तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इनकी रचना हल्दी घाटी में क्या है, इसका कौन विषय? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जीवन के उतार चढ़ाव की वीर उर्वरा भूमि की लोकप्रियता को इस ग्रंथ में जगह दी गई है। जौहर में क्या है? जौहर नामक महाकाव्य में चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के आख्यान पर आधारित है, जिस पर महारानी पद्मिनी की वीरांगना चरित्र का भारतीय नारी का प्रथम बिंदु बताया है। आगे बढ़ते हैं। त्रेता के दो वीर इनका मोस्ट रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक ऐसा काव्य है तो महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं। तो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है विश्वनाथ ने इसे 15 खंडों में माना है। इसका वर्ण विषय क्या है? मेघनाथ और लक्ष्मण के युद्ध को दर्शाया गया है। तुमुल रचना में मेघनाथ और लक्ष्मण के युद्ध को दर्शाया गया है। अब देखते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की। इनकी प्रथम रचना आवाहन है, जो 1918 में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित थी। इसे प्रश्न हो सकता है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना आवाहन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो प्रतिभा। आवाहन का वास्तविक जीव जंतु का वार्तालाप है। आज के लिए इतना ही। आज द्विवेदी युग का लास्ट क्लास था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे द्विवेदी युग पर